थ्रेट तो बिल्कुल, अगर हम समझे बिल्कुल ऐसा ही हो भी सकता है कि थ्रेट हो, तो लेकिन इस थ्रेट वाली स्टेटमेंट के बाद आपको लगता है कि जिन जजेस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्या उनके यहाँ या उनके वो थ्रेट में आ जाएंगे, उनके रवैये में कोई बेहतरी आएगी, आगे चलकर अगर कोई इजलास होता है तो उसे बाइकाट नहीं करेंगे? क्योंकि खबरें तो ये भी कर रहे हैं कि ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एलानियली उनकी एक हड़ताल चल रही है, वो काम नहीं कर रहे हैं उस तरह जिस तरह जुडिशरी के अंदर उनको काम करना चाहिए, मुनीब साहब हों या मंसूर अली शाह साहब। देखें, इससे पहले भी कई जजेस जो है वो ज्यादा थे, जो हुकूमत के मुखालिफ जजेस की तादाद बहुत ज्यादा थी। आप देखें जो रिजर्व फीस के हवाले से फैसला आया था, उस वक्त तो आप देखें कितने जजेस थे जो इस साइड में थे। अब तादाद कम होते होते अगर 2 जजेस पे आ गई है तो ये हुकूमत की भी कामयाबी है कि वो जजेस में तकसीम पैदा करने में कामयाब हो गई है। इस वक्त अगर आप देखें कि उनके पास जजेस के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो हुकूमत को ज्यादा तंग कर सकें। अब अगर ज्यादा से ज्यादा फुल कोर्ट की तरफ ही जाता है आईनी अदालत से मामला, तो फुल कोर्ट यानी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट भी बैठ जाता है, तो फुल कोर्ट भी इस वक्त जो है वो हुकूमत की फेवर में। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि जजेस को ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपका कहना कि जी क्या उनके रवैये में तब्दीली आ जाएगी इस तरह से, शायद राना सनाउल्लाह साहब की कैलकुलेशन है, मेरी तो कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि अगर तब्दीली आनी होती तो होनी चाहिए था उस वक्त ही, जब 26वीं आईनी तरमीम आ गई, जब यहिया अफरीदी साहब ने तस्लीम कर ली और वो चीफ जस्टिस बन गए, फिर उसके बाद जुडिशियल कमीशन बन गया, जजेस की तैनातियां हो गई। अब उसके बावजूद भी वो अगर अपने रवैये को नहीं बदला, तो आप पता नहीं क्यों बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त अपर हैंड जो है वो हुकूमत के हामी जजेस का है, और हुकूमत और अदलिया जो है वो अब इस पोजीशन में है कि जो कोई बगावत हो या कोई इस तरह की हो तो उसको इफेक्टिवली उसके साथ डील कर सके। बिल्कुल। और नई जो तकरीरियाँ हुई हैं उसके बाद तो तादाद भी बढ़ गई है, तो वो जो एक इल्ज़ाम है, हम नहीं कहते कि हम ख्याल जो जजेस थे शायद वो अब अकलियत में आ चुके होंगे, क्योंकि अब तो तादाद बढ़ गई है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ये जो IMF का टेक्निकल वफद पाकिस्तान के दौरे पर है, इस पर भी बड़े कुछ लोगों को खदशात हैं, आवाम के अंदर भी इस तरह के खदशात पाए जाते हैं। आप भी जिन लोगों से मिलते होंगे कि एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत है, फिर हम देखते हैं कि जो भी हमारे मामलात हैं, बिजली में हम जो रेट्स हैं वो क्या होंगे, गैस के क्या होंगे, सब्सिडी देंगे नहीं देंगे, ये भी बाहर से तय होता है। अब वो हमारे इदारों तक आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाके मिलते हैं कि लॉ एंड जस्टिस की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, केसेस किस तरह चल रहे हैं, डिले क्यों होता है, ज़मीनों के केसेस हैं या जो एक सरमाएकार आते हैं उनके केसेस क्यों डिले हो रहे हैं, इस तरह के सवालात आके करना, फिर नेब के सरबराह से मिलना, दूसरे इदारों से मिलना, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अवाम में देखा जाए तो बड़ा गुस्सा एक नज़र आ रहा है कि भाई हम अगर खुद मुख्तियार रियासत हैं तो ये IMF कौन होता है जो हमें SHO की तरह आके डिक्टेट कर रहा है हमारे आला इदारों को? अच्छा देखें जी, बिल्कुल ये अवाम में चाहे गुस्सा पैदा हो, लेकिन दूसरी तरफ ये एक हकीकत है कि हम IMF के इस लिहाज से मोहताज हैं कि हम उनके बेल आउट प्रोग्राम के का हिस्सा है, और उससे हमें हर 5 साल के बाद उनसे बेल आउट प्रोग्राम लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये एक गवर्नेंस के हवाले से IMF के साथ पहले भी पाकिस्तान कई मौकों पर कंप्रोमाइज कर चुका है। आप देखें कि FPR की रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी वो, और उसके अलावा स्टेट बैंक को रीस्ट्रक्चर किया गया था IMF के कहने पे, इमरान खान साहब के दौर में किया गया था। तो अब ये जुडिशरी से जो मिलना है उसका अगर इकोनॉमी से ताल्लुक है तो वो तो जाहिर है एक बात बनती है, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्डिंग केस में जुडिशरी ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को कोई $9 अरब का नुकसान पहुंचाते रह गई थी, और उसकी वजह से सरमायाकार आने से डरते हैं कि पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से मिलना भी उनका बनता है। नैब में भी ये है कि कई दफा नैब ने आलमी नोयत के जो मायदे हैं या मंसूबे हैं उनमें भी रुकावट डाली। माजी में आप देखें मुल्तान मेट्रो का प्रोजेक्ट हो या चीनी कंपनियों के साथ और मायदों का प्रोजेक्ट हो, तो उसमें इस तरह की गई। तो इस वजह से IMF का इंटरेस्ट मेरा ख्याल है इकोनॉमी के ही स्फीयर में है, यानी ब्रॉडर उनकी थीम इकोनॉमी ही है कि उसमें जो अकाउंटेबिलिटी आती है या उस वजह से जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रुकते हैं या सरमायाकारी रुकती है, उससे पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहता कि IMF को कर्ज वापस कर सके। तो इसलिए IMF का वहां पे रोल आ जाता है, और जब पाकिस्तान उनसे कर्ज लेता है तो फिर उनकी डिक्टेशन भी लेनी पड़ती है। ये माजी में भी होता रहा है और अनफॉर्चुनेटली अब भी होता ही रहेगा। और कुछ पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको भी लिंक किया जा रहा है वसीम साहब। जैसे कल हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने बताया कि खान साहब ने जो उनको खत लिखा था, पहले कोई उन पर जवाब नहीं आ रहा था ऑफिशियली, लेकिन IMF वफद से मुलाकात के एक दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने वो जो खत है वो आईनी बेंच के हवाले से जो मामला देखते हैं उनकी तरफ भेज दिया है। तो कुछ लोग इसको पॉलिटिकल हिसाब से भी देख रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल हिसाब से देखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस IMF कर सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि उससे पहले
IMF का इस हद तक तो इंसार होता है। माजी में उन्होंने अपोजिशन लीडर इमरान खान से मुलाकात भी की थी और उनकी पार्टी से मुलाकात भी की थी। उस हद तक तो उनका होता है कि इलेक्शन से पहले मुलाकातें करके ये चीज इंश्योर की जाए कि उनके मायदे मुकम्मल होते हैं या नहीं होते। मगर उसके बाद आप देखें अगर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक होता तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से फ्री इमरान खान का कोई नारा ही मार जाते जो IMF डेलीगेशन के हेड हैं, या कोई ऐसा बयान दे देते, या उनकी तरफ से तो अभी तक हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसमें पॉलिटिकल से मुराद जाहिर है PTI के हवाले से ही बात आप कर रहे होंगे, तो PTI के हवाले से तो अभी तक कोई उनकी तरफ से मुतालबा सामने नहीं आया। लेकिन जाहिर है रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, ये सारी ऐसी थीम्स हैं जो IMF चाहता है कि वो आए ताकि सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़े, और सियासी इस्तेहकाम के साथ ही माशी इस्तेहकाम जुड़ा होता है। तो IMF जो माशी इस्तेहकाम की मंजिल चाह रहा है उसमें जाहिर है सियासी इस्तेहकाम भी उसका हिस्सा है। और PTI वाले जो रहनुमा हैं फैसल चौधरी या दूसरे, तो ये भी ऐलान करे कि खान साहब ने हमें हिदायत दी है, ख़ासतौर पर हम देखा जाए तो उमर अयूब साहब को कि डोजियर उनके यहाँ पेश करो, और हमने तैयारी की है कोई 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है जिसमें पॉलिटिकल सूरत हाल, माशी सूरत हाल, अदालती जो फैसले आए हैं उन हवाले से कोई डोजियर वगैरह भी PTI वाले तो कह रहे हैं हम देने जा रहे हैं। तो उनसे कोई इम्पेक्ट पड़ेगा मुल्की मामलात के हवाले से या इंटरनेशनल जो हम कहें मुदाखलत उसके हवाले से? लेकिन जी PTI के बस में हो तो जरूर वो उनसे ही बयान ले लेके जाएं, उनको अडयाला भी लेके जाएं और डोजियर भी बनाएं। PTI तो हर उस शख्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जो रिचर्ड गर्नैल जो कि वेनेजुएला और अफ्रीका के मामला देखते हैं, उनसे भी फ्री इमरान का ट्वीट करवा लिया। अमेरिकन सेनेटर जो इनका कोई ताल्लुक नहीं, जो कैनेडी सेंटर के सरबराह हैं जो कि आर्ट और कल्चर के ताल्लुक रखता है, उससे भी जाके इमरान खान के हवाले से डोजियर दे देते हैं, उनको ब्रीफिंग दे देते हैं। तो वो PTI की तो जरूर ये ख्वाहिश होगी कि IMF का वफद जो है वो बस बात ही पाकिस्तान में आकर सिर्फ यही करे कि इमरान खान को रिहा करेंगे तो कर्जा मिलेगा, मगर ये इंटरनेशनल इदारे इस तरीके से ऑपरेट करते नहीं है। एक ये जरूर होता है कि ओवरऑल एक बात, एक परसेप्शन को के हवाले से वो बात जरूर करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए और सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, मगर ये बात कि वो एक पार्टी बन जाए और PTI बन जाए, तो IMF और PTI में ये फर्क तो जरूर रहेगा।